हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, ठीक है। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखो, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीटेड है बच्चों। कुछ 2-4 चैप्टर्स हमारे बच गए थे, उन चैप्टर्स को कवर करने की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है बच्चों। सही बात है, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को मैं कवर कर रहा हूं इस सीरीज के अंदर। सही बात है। हमने शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जरूर से जाकर बच्चों हमारे चैनल से इसके पहले के 2 लेक्चर्स देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो। सही है। इसके पहले के 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंडक्टेंस सिखाया है, सेल सिखाया है, सेल को फॉर्म कैसे किया जाए, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कैसे इनका कोऑर्डिनेशन होता है, समझ रहे हो, सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिएक्शंस कैसे लिखना है, वो सब कुछ मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर समझाया है। और पहला लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो तो देखना ही देखना है। सही है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोलार कंडक्टिविटी को समझना है। बहुत सारे टर्म्स, सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी नहीं, बहुत सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। सही बात है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत शुरू से शुरू करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। एकदम बेसिक वर्ड से शुरू करेंगे कि करंट क्या है, समझ रहे हो, रेजिस्टर क्या है, और वहां से हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, मतलब मोलार कंडक्टिविटी की तरफ चलेंगे। बहुत सारी चीजें मुझे आज तुम्हें सिखानी है। सेल कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है, समझ रहे हो। तो इस लेक्चर को भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरह ही देखना, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है ना बच्चों, तो ये वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। इनके फॉर्मूलेस क्या हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है, कैसे आप पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके इस चैप्टर के लिए। तो इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, यानी कि लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, पर जितनी भी लंबी बनी हो एंड तक देखना। एक बुक और एक पेन लेकर मेरे साथ साथ बैठना। जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, वो चीजों को लिखना जरूर से। समझ में आ रही बात, ठीक है। उन चीजों को अपने बुक में लिखना जरूर से। और मैं आप लोग को टाइम भी दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, चलेगा। सो आपको पता है चीजें कैसे वर्क करने वाली हैं। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सही बात है। एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने फोन के अंदर। साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। वहां पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो अपने कोई भी डाउट। जैसे आपको पता है ना कि बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है, आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री से कोई भी डाउट आपको आता है पढ़ते समय, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर आके मुझे मैसेज कर दिए, फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे, ढूंढना ना पड़े बार बार आईडी, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलिए बात करते हैं। सबसे जो फर्स्ट वाला लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था बच्चों, वहां पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। सही है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। सही है। मैं थोड़ा रिलेट करवाना चाहता हूं, ऐसा नहीं फील हो कि यार लेक्चर 1 में क्या पढ़ा है, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा है, लेक्चर 3 में क्या पढ़ा है, सब कुछ कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। रिवाइज इन द सेंस मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा, बस मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों। जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इनका ही इंटर कन्वर्जन कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ रहे हो, इनका ही इंटर कन्वर्जन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोग को सेल दिखाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 2 में। सही बात है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, याद है ना। बीच में एम्पियर मैंने लगाया था, और वहां से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। सही बात है, ठीक है, आ जाओ। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें हुई थी। तो आज इसी चीज को बच्चों हम लोग थोड़ा और खींचेंगे, और हम लोग आज बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखो, 2 प्रकार के कंडक्टर हो सकते हैं दुनिया में। आप कह सकते हो, जो आप एक कंडक्टर जो आपने बचपन में पढ़ा था, दैट इज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है भाई?
मेटालिक कंडक्टर बच्चों आप उन वायर्स को कह सकते हो, मेटालिक कंडक्टर आप उन वायर्स को कह सकते हो, जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, आयरन हो गया, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे मान लो ये माइक है ना, तो इस माइक के अंदर वायर है बच्चों, इस वायर के अंदर कोई एलिमेंट होगा जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। कभी कभी मुझे इसको टच करने में शॉक लग जाता है, कभी कभी अगर ये वायर ओपन होगा, मान लो ये वायर यहां से कट गया और मैं इसको टच कर रहा हूं तो मुझे शॉक लग रहा है। क्यों? बिकॉज इस वायर के अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है। समझ रहे हो, इस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं बच्चों जो मेटल से बनते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो किससे बने हुए हैं, मेटल्स से बने हुए हैं, उनको हम मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर, जो किससे बने हैं, मेटल से बने हैं। तो यहां पे मुझे वायर की जगह ज्यादा अच्छा हो कि मैं यहां पे क्या लिखूं, मेटल्स लिखूं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। हम लोग क्या यूज करेंगे, मेटल्स यूज करेंगे। पर ये तो हो गई नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात, ये तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहां नहीं पढ़ना हमको। यहां पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा कंडक्टर है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 याद हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह। सही बात है। तो यहां पे जो कंडक्टेंस होने वाला है, यहां पे जो कंडक्टेंस होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखो यहां स्पेलिंग लिखा हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कंडक्टेंस, सॉरी स्पेलिंग भूल जाता है, क्या करूं बच्चों, हैं स्पेलिंग नहीं याद हो पाती, कोई बात नहीं। चलो टॉपिक तो यहाँ पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों कंडक्टर को, इन दोनों कंडक्टर को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं बच्चों, ठीक है। सुनो, अगर मैं बात करूं बच्चों मेटालिक कंडक्टर की, अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं, लेट मी कलर चेंज इट, पता नहीं क्या बोलता हूँ, लेट मी चेंज द कलर, ओके। अगर मैं बात करता हूं बच्चों मेटालिक कंडक्टर की, तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, मेटालिक कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बाय मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। सो इसमें अगर मैं कहूं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as electricity, is called as, or you can say the movement of electricity, electricity generate कैसे हो रही है, by the flow of electrons। सही बात है, ठीक है। so is called as electricity, और ये कैसे कंडक्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कंडक्ट हो रही है बच्चों, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। पर अगर मैं यहां के कंडक्टेंस की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, यहां पे होता है बच्चों फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। क्या होता है बच्चों, यहां पे फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं। यहाँ पे आयंस का फ्लो देखने के लिए हमें मिलता है, और वहां पे हमें किसका फ्लो देखने के लिए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखने के लिए मिलता है, और वहां पे हमें आयंस का फ्लो देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात। अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो यहां पे कोई केमिकल डीकंपोजिशन नहीं होता। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी कई जगह पे, तो वो वहां पे कोई केमिकल्स डिकम्पोज नहीं होते, मतलब एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होते। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नो केमिकल डीकंपोजिशन, नो केमिकल डीकंपोजिशन, मतलब यहां पे कोई भी केमिकल डीकंपोजिशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। पर अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो यस, यहां पे हमें केमिकल डीकंपोजिशन देखने के लिए मिलता है। सो केमिकल डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन हैपन इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इस चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में लिखो, आप थोड़ा सा अच्छे से लिखो। सही बात है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर लेता हूं, कहीं कहीं लिख दो अच्छे से, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, और वो बाद में लिखते हैं, तो बाद में जब वो बैठेंगे तो यार ये ईसी क्या था, ये तो समझ ही नहीं रहा, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टेंस था क्या, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए बच्चों, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों रेजिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को अपोज करे, समझ रहे हो, ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आता था वो कर्नल की वजह से आता था। कर्नल पता है आप लोग को, नहीं पता, रेजिस्टेंस is due to current, electric current passing through kernel, नहीं स्पेलिंग गलत हो गई, कर्नल, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय कर्नल, देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो बच्चों ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, ठीक है, मेटल है, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, मान लो जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, जैसे मान लो Na है, Na अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, जा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, Na के ऊपर, जैसे मान लो ये मेटल है ना, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ये जो बचा हुआ मेटल है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, जो बचा हुआ मेटल जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, दिस थिंग इज नोन एज कर्नल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कर्नल बोलते हैं। और ये कर्नल ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है। सो आई कैन से कि ये किसका काम कर रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, किसके अंदर, आपके मेटालिक कंडक्टर में, किसके अंदर बच्चों, आपके मेटालिक कंडक्टर में कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस। पर अगर मैं इसके अंदर बात करूं रेजिस्टेंस की, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों रेजिस्टेंस की, तो यहां पे रेजिस्टेंस होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ आयंस। आयंस का जब इंटरैक्शन होगा, अगर दो आयंस एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रही है, दूर ही नहीं जा रही है, मेरे को तेरे से दूर नहीं जाना, मेरे को तेरे के पास रहना है, तो अगर आयंस दूर ही नहीं जाएंगी तो आयंस का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आयंस फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आयंस का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हुआ, आयंस का फ्लो कम हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ आयन, समझ रहे हो। तो अगर आयंस फ्लो ही नहीं होंगे तो उनका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन आयन, सही बात है। सो रेजिस्टेंस इज क्या है बच्चों, इंटरैक्शन बिटवीन आयन, समझ रहे हो, इंटरैक्शन बिटवीन आयन। अब ये इंटरैक्शन कैसे हो सकते हैं, 3 प्रकार के इंटरैक्शन होते हैं। एक सॉल्यूट इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, जैसे मान लो NaCl है, सही बात है, तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, पर दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्ज है ना भैया, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करेंगे, तो क्या उन दोनों का मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अगर उन दोनों का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उन दोनों का फ्लो नहीं हो पाएगा बच्चों, तो कंडक्टिविटी कम हो सकती है, समझ रहे हो। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो इंटरैक्शन बिटवीन आयंस है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। कितने प्रकार के रेजिस्टेंस हो सकते, कितने प्रकार के इंटरैक्शन है बच्चों, 3 प्रकार के इंटरैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला हम पढ़ते हैं सॉल्यूट इंटरैक्शन। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ते हैं बच्चों, सॉल्यूट इंटरैक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया NaCl का, NaCl, अब Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, सही बात है, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि चार्ज अपोजिट है ना, समझ में आ रही मेरी बात, क्या है बच्चों, इनके ऊपर चार्ज अपोजिट है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आयंस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर आयंस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। दिस इज वन टाइप ऑफ इंटरैक्शन। दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट इंटरैक्शन।
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई आपका मान लो Na यहाँ पे बनाओ कि अगले पेज पे बनाऊँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई वांट टू रब समथिंग, नॉट रब, रफ समथिंग। ओके ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। चलो लेट्स मूव। ओके ये मिटा दो ऊपर का, एक पॉइंट मिटा दो ऊपर का, ठीक है। ये भी मिटा दो, ठीक है। जैसा तुम कहो, तुम्हारी बातें तो मुझे सुनाई देती हैं। ओके तो मैंने क्या बोला बच्चों, दूसरा टाइप का इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट, सपोज सॉल्वेंट है पानी, तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे है मेरे पास Na+, ये आपका क्या है सॉल्यूट, ये आपका क्या है सॉल्यूट, और यहाँ पे है बच्चों मान लो मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल HOH, मान लो ये है मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल में जो H2O है, इसमें H के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस H पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, दिस सोडियम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब बच्चों इनके बीच में भी इंटरैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में भी इंटरैक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे और पानी लगा दूं मैं, पानी पानी पानी, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, समझ रहे हो, इतना पानी लगा दो, तो ये सब क्या करेंगे, इसका जो मूवमेंट है वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सही बात है, इसका जो मूवमेंट है वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना बच्चों, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट नहीं हो पाता। और यू कैन से कि यहाँ पर इट इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्या आपको समझ में आया है ये, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? ठीक है हाँ बच्चों, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? ठीक है। लास्ट होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। कहाँ लिखे, इसको मिटा दूं मैं, ये एग्जाम्पल मिटा दूं मैं। किसका एग्जाम्पल है ये, एक सेकेंड, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका सेकंड वाले का सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ओके मिटा रहा हूँ, ठीक है ओके ठीक है। चलो बात करते हैं थर्ड इज सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सॉल्वेंट इंटरैक्शन, पानी के साथ इंटरैक्शन भी होता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कभी नाम सुना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, पानी के साथ भी बॉन्ड बनाता है, पानी के साथ भी बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास O है नेगेटिव फॉर्म में। दूसरे वाटर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रुको, ऐसे हवा में समझाना मजा नहीं आएगा। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और यू कैन से ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सॉल्वेंट के अंदर भी इंटरैक्शन होता है। और विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड कोई कैसे होता है, इतना कभी कभी बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो विस्कस होते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं। क्यों? बिकॉज वो सॉल्वेंट इंटरैक्शन दिखाते हैं। समझ रहे हो? तो इस इंटरैक्शन की वजह से भी बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। समझ में आई बात? ठीक है, मिटा दें, ठीक है। चलो मुझे एक पॉइंट और लिखना है, यहां पे मिटा रहा हूं मैं इसको। फोर्थ पॉइंट ये भी मिटा रहा हूं मैं। कहाँ मिटाऊं, कौन सा मिटाऊं? ये वाला मिटा दूं, ऊपर ही मिटा दूं। ओके ठीक है, सुनो, फोर्थ पॉइंट मुझे आप लोग को बताना है दैट रेजिस्टेंस in metallic conductor, resistance increases with increase in temperature, increase in
टेम्परेचर। क्या बोला मैंने ये कहा कि अगर मैं बात करूं मेटालिक कंडक्टर की, अगर मैं बात करूं बच्चों मेटालिक कंडक्टर की, तो इन मेटालिक कंडक्टर आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ा। जब आप टेम्परेचर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, उतना करंट फ्लो कम होगा जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। बट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस नहीं, उल्टा होगा। यहां पे क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आई बात? क्या आपको ये बात समझ में आई है? अब इसका चलो रीजन तो आपको पता ही, बचपन में आपने पढ़ा है। इसका रीजन क्या है भाई, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हो रहा है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो सिंपल सी बात है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना बच्चों, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो आयंस है ना वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है। कहां से मिल रही है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो वो जब एनर्जी उनको मिलती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और आप ही बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा इजीली फ्लो कर सकता है ना, ज्यादा इजीली घूम सकता है, ज्यादा इजीली फ्लो करेगा वो। और जितना ज्यादा फ्लो होगा मॉलिक्यूल्स का, आयंस का जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले पॉइंट में ही लिखवाया था कि फ्लो ऑफ आयंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आयंस के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। सही बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आर वी क्लियर? क्या यहां तक आप सभी को मेरी बातें समझ में आई हैं? क्या यहाँ तक मैंने आपको सब समझाया है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़े बच्चों। अब यहाँ से हम लोग कुछ टर्म्स सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ से बच्चों कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो जनरल टर्म है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस? दिस इज रेजिस्टेंस। ये हमको नहीं पढ़ना, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। क्या डेफिनेशन है बच्चों? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है बच्चों, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, उसे आप कहोगे रेजिस्टेंस। सही है, तो ये लाइन आप लिख लेना। ठीक है, एनीथिंग विच अपोज, लिख दूं, एनी सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। सही बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? बचपन में पढ़ा हम लोग ने, ओम, ओहम, कुछ भी बोल सकते हो। इसका सिंबल भी होता है ना, ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हैं हम लोग, ओहम। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सही बात है, सही बात है। मेरे साथ साथ चलते रहो बच्चों, मेरे साथ साथ चलते रहो। ठीक है, दूसरा जो वर्ड हमें पढ़ना है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, नो, कंडक्टेंस को हम लोग दिखाते हैं सी से। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टेंस? कोई भी चीज जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सही बात है, कोई भी चीज जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब आप ही देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों रोक रहा है, करंट को रोक रहा है, पर ये बोल रहा है नहीं करंट फ्लो होगा। तो आई कैन से कि दैट कंडक्टेंस इज अपोजिट टू रेजिस्टेंस। ऐसे इसका फॉर्मूला भी बना है बच्चों, दैट C इज इक्वल टू 1/R। C इज इक्वल टू 1/R। व्हाट इज मीन बाय R? R इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बच्चों? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बच्चों? कंडक्टेंस। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो क्या होगा इसके यूनिट बच्चों? आर का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो इसका यूनिट क्या होगा? ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स, या फिर आप इनवर्स, समझ रहे हो? सिंबल वाला इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर ओहम इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? अच्छा, एक और यूनिट होती है बच्चों, सीमन, सीमेंस, सीमेंस इसकी यूनिट होती है, इनवर्स नहीं सीमन, या फिर एस, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यादातर डेरिवेशंस में हम लोग इस यूनिट को यूज करने वाले हैं, सही बात है। तो सीमेंस एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये चीज रखा गया है। सो कंडक्टेंस का एक और यूनिट होता है बच्चों सीमेंस, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा थर्ड टर्म, वो है बच्चों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, ऐसे रो, रो इसी को बोलते हैं ना, हाँ रो से, ठीक है? तो हम लोग रो से, रो ऐसा नहीं बनता है, ये तो 9 बन गया, ऐसा रो से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। नाउ अब डिफरेंस समझो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझो। क्या होता है डिफरेंस? ध्यान से सुनो। स्पेसिफिक, यहां पे वर्ड क्या आ रहा है बच्चों? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे बच्चों जो रेजिस्टेंस लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें, स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लेंथ और एरिया भी लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं नॉर्मली बच्चों, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ डिवाइड बाय एरिया। समझ रहे हो? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ डिवाइड बाय एरिया। यहीं से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस लेंथ इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब जैसे मान लो कि एक यूनिट एरिया है, एक यूनिट लेंथ है और उसका एरिया भी 1 है। जैसे मान लो इफ कंडीशन क्या है? इफ लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों मैंने कंडीशन क्या दिया, एक छोटा सा एरिया है, किसी भी वायर की लेंथ, अभी वायर की बात हो रही है, वायर की किसी की भी लेंथ क्या है बच्चों 1 सेंटीमीटर है और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दैट कंडीशन योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? इज योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात? तो जैसे मान लो ये आपकी एक वायर है, ठीक है, तो इसके एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट जगह पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक यूनिट एरिया में, एक छोटे से जगह पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, उसे मैं क्या कहूंगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मान लो मेरे से कोई पूछे कि इस पूरे वायर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई कि मेरे को एक यूनिट एरिया का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता। अगर मुझे इतने का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता होगा और मुझे इसकी लेंथ पता होगी, तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे पूरा का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। सही बात है। अब बच्चों ये बात हुई किसकी? ये बात हुई वायर की। ध्यान से सुनो, मेरी बातें समझो। ये बात हुई बच्चों वायर की। पर क्या हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पे हम सेल बनाएंगे, समझ रहे हो? उसमें वायर बोर नहीं होगा, तो वहां पे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो बच्चों क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहाँ पे आप इसको कैसे काउंट करोगे बच्चों? यहाँ पे लेंथ कौन सा, ये कौन सा? सो इन दिस कंडीशन आप लोगे एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड,
ये एरिया किसका काउंट करोगे बच्चों, ये जो ए काउंट करोगे ना, ये एरिया आप काउंट करोगे किसका, इलेक्ट्रोड का। सो दिस ए इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एंड व्हाट इज मीन बाय एल, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहोगे, एल। सो इन दिस कंडीशन, इन सेल कंडीशन, ये आपका कोई एक सेल है, कोई भी एक सेल होगा। सो इन दिस कंडीशन दिस एल रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। समझ रहे हो, ये तो वायर की बात थी, पर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वायर पढ़ना है क्या, नहीं, हमें पढ़ना है ऐसे सेल्स। तो इन सेल के अंदर आप एरिया क्या लोगे, इस सेल्स के अंदर आप एरिया लोगे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। मान लो इसका एक एरिया, इसका एक एरिया, एक ही का एरिया लेंगे, दोनों का एरिया नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, किसी एक का एक एरिया लेंगे, क्योंकि दोनों एरिया ऑलवेज, ऐसा हर बार ऐसा देखा जाता है, मतलब 95% ऑफ टाइम आपको जो दो इलेक्ट्रोड दिए रहेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होगा, एरिया होगा, वो सेम होगा। तो किसी एक का आप एरिया लोगे, सही बात है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप एल लोगे। समझ में आई बात। इस ए और आर, मतलब इस ए और एल की वैल्यू को आप यहां पुट अप करोगे और आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और नहीं सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर उसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। आर वी क्लियर? क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आई है? मुझे पानी पीने दो। क्या आपको बच्चों ये बात यहां तक समझ में आई है, मुझे बताओ। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज और, मुझे आप एक बात बताओ कि मान लो मैंने एक ऐसा सेल बना दिया, ठीक है, मैंने एक ऐसा सेल डिजाइन कर दिया, तो क्या इस सेल का एरिया और इन दोनों के बीच का लेंथ बार बार चेंज होगा? मुझे आप एक बात बताओ कि मान लो मैंने एक सेल फॉर्म कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बताया था ना, सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड डालो, हाफ सेल बनाओ, इलेक्ट्रोलाइट बनाओ, दुनिया भर की चीजें कर दो आप, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि क्या दोनों का एरिया थ्रू आउट द, जब आप सेल फॉर्म कर रहे होगे, तो क्या ये इलेक्ट्रोड का एरिया चेंज होगा? क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। मेरे हिसाब से तो इसका एरिया और इसका लेंथ चेंज नहीं होने वाला, सही बात है। सो कहना इसे कि ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, कहना इसे कि ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे, सही बात है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो L बाय A वाला जो इक्वेशन है, L बाय A वाला जो इक्वेशन है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। समझ में आई बात, ठीक है। सो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट R इज इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज दी रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेल कांस्टेंट गिवन रहता है, समझ रहे हो। सो व्हाट इज मीन बाय सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट इज द लेंथ डिवाइड बाय एरिया, लेंथ डिवाइड बाय एरिया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्या आपको ये चीज समझ में आई है? बताओ मेरे को, क्या आपको ये चीज समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया करो, या फिर उससे अच्छा है बच्चों कि वीडियो को पॉज करके नोट डाउन किया करो, समझ रहे हो, जगह पे आप लिखोगे, वरना स्क्रीनशॉट लेते हो बाद में यार लिखने का मन नहीं करता आप लोग का, है गलत बात है, ठीक है। हो गया, डन डन, ओके ठीक है। इसकी एक यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों कि आखिरकार इसका यूनिट क्या होगा। तो मैं इस वाले पोर्शन को मिटाना चाहता हूँ, इस वाले पोर्शन को मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। So what will be the unit if I'm talk about unit of specific resistivity, sorry specific resistance, गलती से specific resistivity बोला, resistivity या फिर specific resistance। इसका यूनिट क्या होता है? देखो R का यूनिट क्या होता है, देखो यहीं से हम लोग यूनिट निकालेंगे। R का यूनिट क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम, ओहम, सही बात है। लेंथ कितना होता है? हम लोग यहाँ पे जनरली लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, एक्चुअली सेंटीमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, पर जो सेल्स हम लोग बनाते हैं बहुत ही छोटे सेल्स रहते हैं, इतने इतने सेल्स बनाते हैं, इतने हम लोग मीटर लंबे सेल्स हम लोग बनाते नहीं हैं। तो यहाँ पे जनरली जो यूनिट होता है बच्चों वो सेंटीमीटर में होता है। आपका लेंथ किस में होगा? सेंटीमीटर में। एरिया किस में होगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सही बात है। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओहम, सीएम
इनवर्स. So this is the unit of specific resistivity. Okay, done. This is the unit of specific resistivity. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके, समझ में आया. इसी तरीके से आप सेल कांस्टेंट का यूनिट बना सकते हो. बहुत इजी है. सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स. सिर्फ एक ही रहेगा ना. सेल कांस्टेंट का क्या रहता है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या रहता है? सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड. अब चलते हैं हम आगे. क्या है आगे? आगे है बच्चों कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. ठीक है, सो कंडक्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. बहुत अच्छी बात है. इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है क्या होता है, पर डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको फॉर्मूला सब सिखा दूं. ठीक है, टेंशन मत लो. देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे कंडक्टेंस क्या था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस क्या था? यहीं पे मैंने आपको सिखाया था. देखो कहाँ गया, कहाँ गया भाई? गायब हो जाता है. ज़्यादा आ गया. हाँ, कहाँ था? देखो, हाँ, कंडक्टेंस क्या था बच्चों? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस. ऐसे ही बच्चों कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. हमेशा याद रखना है. कहाँ गया? ये रेजिस्टिविटी मैंने आपको सिखाया ना अभी, रेजिस्टिविटी. सो सिमिलरली कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. तो आई कैन राइट एज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. समझ में आई बात? अच्छा, रेजिस्टिविटी को हम लोग इससे डिनोट कर रहे थे ना, इससे डिनोट कर रहे थे. सही बात है. क्या बोल रहे थे? इसको रो बोल रहे थे, इससे डिनोट कर रहे थे. कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों के से. किससे डिनोट करते हैं? के से. इस के को हम लोग कापा बोलते हैं. कापा. इस के को हम लोग क्या बोलते हैं? कापा. कापा वैल्यू, कापा. समझ लो, मेरा बहुत मन कर रहा है कटप्पा बोलने का, पर मैं नहीं बोलूंगा. ठीक है, कापा. सो इस के इज नथिंग बट कापा. और इस कापा से हम लोग क्या डिनोट करते हैं बच्चों? आपकी रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. बात समझ में आ गई? जैसे कंडक्टेंस क्या था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस था. वैसे ही कंडक्टिविटी क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. अब बच्चों ध्यान से सुनो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? अभी पढ़ाया है रो इंटू एल इंटू ए. सही बात है. रो इंटू एल इंटू ए. सही बात है. जस्ट अ सेकेंड. आई एम राइट. ओके, सो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों. इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रो इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो ए अपॉन एल. सही है? एम आई राइट? नहीं, गलत है भैया. एल अपॉन ए ही आएगा एक्चुअली. सही बात, सही बात है. ये नीचे डिवाइड में है ना बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ए ऊपर आएगा, एल नीचे रहेगा. सही बात है. ठीक है, सो ये आपको समझ में आएगा ये कहाँ से मैंने डिफाइन किया. ये आपको समझ में आ गया ये मैंने कहाँ से बनाया. दैट 1 अपॉन योर रो यानी रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए. सही बात है. अब एल अपॉन ए ही क्या है आपका? सेल कांस्टेंट. एल अपॉन ए ही क्या है आपका? सेल कांस्टेंट. एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है यहाँ पे. क्या बताएं? क्या आपने नोटिस किया? हो जाती है बच्चों कभी कभी गलतियाँ. रो का फॉर्मूले में आर आता है, तो यहाँ पे आर आएगा बच्चों, यानी रेजिस्टिविटी आएगी. यहाँ पे आएगी रेजिस्टिविटी. सिमिलरली यहाँ पे आएगी रेजिस्टिविटी. ठीक है. एक सेकेंड, वापस देखते पूरा, वापस सब देखते हैं. मैंने ही थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया. कोई बात नहीं, मेरे दिमाग से फिसल जाता है. कोई बात नहीं. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया था? वापस समझाता हूँ मैं. कोई बात नहीं, वापस समझाता हूँ. सुनो ध्यान से. यहाँ तक आपको समझ में आया था कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? के यानी कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी.
कंडक्टिविटी K इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? R इंटू एल बाई ए, सही है, R इंटू एल बाई ए। ये मैंने आपको सिखाया बच्चों, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R L बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस ही है इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, इन अ यूनिट एरिया। अब अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो कैसे बनेगा बच्चों? देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन आर ऐसा ही, 1 अपॉन आर ऐसा ही, L है नीचे, सही बात है, ये ऐसे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? L अपॉन ए, सही बात है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों? L अपॉन ए, बहुत सही बात है, ठीक है। अब इस 1 अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन आर मतलब आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ही होता है ना, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है। तो मैं इस 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? कंडक्टेंस लिख सकता हूं। सो K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, दिस इज द सेल कांस्टेंट। आर वी क्लियर? क्या आपको ये चीज समझ में आई है? क्या आपको ये चीज समझ में आई है? क्या आपको ये चीज समझ में आई है बच्चों? हैं? समझ में आई है बच्चों बात? ओके ओके, ठीक है, समझ में आई है। तो यहां से हमको डेफिनेशन समझ में आ गया, यहां से हमको डेफिनेशन समझ में आ गया है। क्या डेफिनेशन हो सकता है बच्चों? क्या डेफिनेशन होता है? यहां से हमको क्या डेफिनेशन समझ में आया है? दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट को हम लोग मान सकते हैं कि आपका एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा क्यूब ले रहे हैं जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो इस छोटे से एरिया में जितना भी कंडक्टेंस होगा, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे जो कंडक्टेंस कॉज कर रहे हैं इस छोटे से एरिया में, उसी को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया है? वापस समझाओ बच्चों, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है बच्चों। मैंने कही है कि मान लो एक छोटा सा एरिया, जैसे मान लो बहुत बड़ा सेल है, उस बहुत बड़े सेल में एक छोटा सा एक एरिया होगा, बहुत सारे एरिया होंगे भैया, छोटा सा एक एरिया होगा, जिस एरिया का मतलब जिस जगह का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका लेंथ मतलब हर जगह से लेंथ, यहाँ पे भी लेंथ, यहाँ पे भी लेंथ, यहाँ पे भी लेंथ, वो क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। इसमें एरिया में जितने भी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे जो कंडक्टेंस कॉज कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे, दैट कंडक्टेंस कॉज बाय दैट नंबर ऑफ आयन जो इस एरिया में प्रेजेंट है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और सेम डेफिनेशन बच्चों यहां पर मैंने लिखी है, सेम डेफिनेशन बच्चों यहां पर मैंने लिखी है। क्या लिखा है बच्चों मैंने? दैट कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट, सही बात है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर मतलब 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है? 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मान लो मुझे इसका यूनिट पता करना है, तो भाई यूनिट कैसे करेंगे? यूनिट कैसे निकालोगे भैया इसका यूनिट? 1 अपॉन आर का यूनिट क्या होता है? ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स। एल अपॉन ए, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इनवर्स, सही बात है, सही बात है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एक और चीज हमें पढ़नी है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी सी चीज आपको समझनी है। आइए देखते हैं उसे भी, आइए बच्चों देखते हैं उसे भी, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अवर मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? अब देखो वर्ड ही आ गया है मोलार कंडक्टिविटी, तो मतलब हम कहीं ना कहीं मोल्स की बातें करेंगे, मोलारिटी की बातें करेंगे, और मोलारिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम, सही बात है। तो एक्चुअली में मोलार कंडक्टिविटी होती है क्या? मोलार कंडक्ट, वैसे तो डेफिनेशन देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द
आयंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि एक ml के अंदर, मतलब 1 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है, वो था आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट हैं। क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है, वो आपको बताता है बच्चों मोलार कंडक्टिविटी। समझ में आई बात, वो आपको क्या बताता है, मोलार कंडक्टिविटी। और मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों लैम्बडा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा। ऐसा साइन होता है, कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखते हो लैम्बडा, कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पर इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाना है। सही बात है। सो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं बच्चों दैट योर मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के, किसके, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम। मतलब एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से वॉल्यूम में कितना आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, दैट इज नथिंग बट अ मोलार कंडक्टिविटी। उसी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। सही बात है। किसी किसी जगह पे इसको लैम्बडा एम से भी डिनोट किया जाता है। सही बात है, पर आपकी बुक में इसे सिर्फ लैम्बडा से डिनोट किया गया है। सो आपको ऐसे ही लिखना है, ये लैम्बडा लिखना है, दिस लैम्बडा इज डिनोटेड एज मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, ये V आपका वॉल्यूम है, दिस K इज डिनोटेड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ रहे हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हो, कंडक्टेंस। क्लियर है। आई होप बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। ये वो वॉल्यूम है बच्चों जिसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। सो वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट अवर मोलार कंडक्टिविटी। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, समझ में आई बात, 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पे, 1 मोल की। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप कुछ तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे बताएं, सुनो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सही बात है, वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहां पे मोल्स कितने हैं, 1 मोल। तो इस n की जगह मैं क्या डाल दूंगा बच्चों, 1। n की जगह मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। ठीक है, वॉल्यूम वही। सही बात है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, m इज इक्वल टू 1/v। इन लीटर की बात हो रही है। अब मुझे यहाँ पे इस वॉल्यूम की जगह कुछ चीजें पुट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस v को यहां डालूंगा, इस m को यहां डालूंगा। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, v इज इक्वल टू 1/m। v इज इक्वल टू 1/m। और ये v बच्चों लीटर का है, ये v किसका है, लीटर का है। अगर मुझे इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, मान लो v इन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। सही बात है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 डिवाइड बाय m, 1000 डिवाइड बाय m। सही बात है। अब इस v को मैं क्या कर सकता हूं, इस जगह पे पुट कर सकता हूं। अब इस v को मैं इस जगह पे पुट कर सकता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000k डिवाइड बाय m। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर मोलार कंडक्टिविटी। यू कैन से फाइनल इक्वेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। सही बात है। ठीक है, और इसको आप कंसेंट्रेशन के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप यहां पर कंसेंट्रेशन भी डाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, 1/c होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है 1/c। तो उसको भी हम लोग देखेंगे,
पर इस लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बाउंस जा सकती है अगर मैंने बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा दिया तो ना। अगर मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया तो आपको चीज़ें ऊपर से उड़ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कुछ बचा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये ओहम इनवर्स को आप सीमेंस भी लिख सकते हो ना, सो इसको आप एस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। मैंने आपको सिखाया था ना, ओहम इनवर्स को सीमेंस भी लिख सकते हैं कंडक्टिविटी में, ठीक है। ज़्यादातर सीमेंस ही यूज़ किया जाएगा। इसकी यूनिट की बात करें, आ जाओ, इसकी यूनिट की बात करते हैं भाई, इसकी यूनिट की बात करते हैं। सो यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर के है, के का क्या होता है अभी मैंने आपको दिखाया, एस सेंटीमीटर इनवर्स, सही है। नीचे क्या है, मोल, मोलारिटी। तो मोलारिटी का क्या होता है बच्चों, मोल डिवाइड बाय सीएम क्यूब, सही है। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स, गुड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, सही है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझे पढ़ाना तो आपको ये भी था, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी, पर कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि ये तीन चीज़ें आपके दिमाग से थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी, और मैं अगर पढ़ाने लगा तो आपको और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप बिंदास मेरे से डाउट पूछ सकते हो बच्चों। कहाँ पे आकर, मैंने आपको पहले ही आपका, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया गया, ले लो, इसका भी ले लो, ले लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो, सही है। तो कोई भी अगर चीज़ नहीं समझी होगी, एक बार वीडियो वापस देखना। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, सही है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगला वाला जो वीडियो होगा बच्चों, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस को पढ़ेंगे, ग्राफ स्टडी करेंगे, ठीक है, कॉलरॉस लॉ पढ़ेंगे, सही है। वो भी बहुत ईजी लॉ है, बहुत आसान इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन सही है। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे क्या हो रहा है सब समझेंगे, पर अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया, सही बात है, ठीक है। सो बच्चों आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल कॉलेजेस, सब तक इन वीडियोस को पहुंचा देना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, सही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे और वीडियोस में, जहाँ पे मैं और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।